ये चाहे कहीं भी हो, मूल पदार्थ में इसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि ये यहाँ पर रखी कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है तो आप चंद्रमा पर ले जाओ या किसी और दूसरे ग्रह पर ले जाओ तो आपकी मतलब उतने ही रहेगी, 1 किलोग्राम की ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसको भार की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अलग होगा और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अलग होगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि भार में क्या लग जाता है आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल, भार में क्या करता है द्रव्यमान प्लस गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इस वजह से भार कैसा होता है अपरिवर्तनीय होता है। जैसे हम देखें हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 गुना कहाँ होता है चंद्रमा पर। अगर मतलब पृथ्वी पर कोई वस्तु 12 किलो की है तो द्रव्यमान आप चंद्रमा पर लेके जाओगे तो कितनी बचेगी 2 किलो। क्यों? क्योंकि ये मतलब क्या है इसमें उतना उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। क्यों? त्रिज्या कम है, आकार कम है उसका चंद्रमा का हमारी पृथ्वी की अपेक्षा, तो उसमें क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए हम इसमें परमाणु क्रमांक में हमने पढ़े हैं कि प्रोटॉन या आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए तो आपका परमाणु क्रमांक आ जाता है। परमाणु द्रव्यमान को देख लीजिए। अब परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो देखिए अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री मूवमेंट में गति करते हैं। मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा लेते हैं और ना ऊर्जा देते हैं, अर्थात कहने का मतलब इनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, कभी स्थायी रहती है हमेशा। तो इस वजह से ही क्या होते हैं फ्री मूवमेंट में गति करते हैं। जैसे सेम हमारी जो पृथ्वी है चंद्रमा के चारों ओर गति करती रहती है, तो इसी वजह से कभी भी मतलब इसकी गति अनियमित नहीं होती है, क्योंकि ये ना एनर्जी लेती है ना एनर्जी देती है, मतलब फ्री मूवमेंट में चल रही है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे इस नाभिक के चारों फ्री मूवमेंट में गति करते हैं, इस वजह से इनकी ऊर्जा का क्षय कभी नहीं होता। यही कारण होता है कि हम आप देख रहे हैं कि ये तो बाहर है, तो जब कोई चीज बाहर है तो द्रव्यमान में क्या नहीं, जो द्रव्यमान क्या होता है किसी भी वस्तु के अंदर जो चीज होती है निहित द्रव्यमान होता है उसको द्रव्यमान बोला जाता है। इस वजह से अंदर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो ऑल ओवर हम ये कहेंगे इस वजह से इसका परमाणु द्रव्यमान क्या आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी हमारी ये परमाणु हो जाता है। अब देखिए परमाणु पर कई प्रयोग किए गए कि परमाणु कैसा है। परमाणु पर कई प्रयोग किए गए, थॉमसन ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया, बोर बड़ी व्यवस्था भी आई है, कई टाइप की व्यवस्था बताई। आपके जो थॉमसन थे तो उन्होंने इसकी तुलना तरबूज से कर दी, इन्होंने इसकी तुलना तरबूज से कर दी। उन्होंने कहा कि जो रेड वाला खाने वाला एरिया होता है वो उन्होंने कहा प्रोटॉन है और जो आपके इसमें बीज धंसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो फिर बाकी बाद में रदरफोर्ड आए और आए तो उन्होंने कहा ये बताइए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो फिर मतलब ये एक साथ है कैसे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ क्यों है, मतलब तो उन्होंने इस चीज का निर्धारण ये नहीं कर पाए थॉमसन कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ कैसे हैं। इस चीज का इनकी सबसे बड़ी कमी रही थॉमसन की और इसको अमान्य कर दिया जाता है। आगे चल के आपके रदरफोर्ड आते हैं तो वो क्या करते हैं अल्फा कणों का विकिरण करते हैं इस पर और वो बताते हैं और प्रयोग करते हैं जब इस पर अल्फा कण विकिरण का, तो वो देखते हैं कि अधिकांशतः जो कणें क्या जो किरणें हैं वो सीधी निकल जाती है, अधिकांशतः किरणें सीधी निकल जाती हैं, मतलब 90% से ज्यादा किरणें आपकी सीधी निकल जाती है। तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि जब कहीं अवरोध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है खोखला है कुछ है, कहीं अवरोध होता तो फिर मतलब किरण सीधी नहीं जाती। फिर वो देखते हैं कि कुछ किरणें वो देखते हैं कि अपने मान से हट जाती हैं, ऐसे हट जाती हैं कुछ किरणें, तो वो अनुमान लगाते हैं कि जरूर बीच में कोई आवेश है जो इसको व्यतिकर्षित कर रहा है, जरूर कोई आवेश है जो उसे व्यतिकर्षित कर रहा है। पर देखते हैं कि बहुत ही कम बिल्कुल ये गई और ये वापस आई क्योंकि ये नाभिक है, और देखते हैं कि बहुत ही कम लगभग 20,000 में से एक किरण बहुत ही कम मतलब किरण है क्या होती है वापस आ जाती है जहाँ से जाती है। तो वो जान जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई एक छोटे से एरिया पर इस जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, इस वजह से ही कोई किरण इसको भेद नहीं पाती है और वापस आ जाती है। तो ये मतलब इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया इसके बारे में। अच्छा क्या आप लोग कक्षा और कक्षक के बारे में जानते हैं? कक्षा और कक्षक,
तो देखिए कक्षा और कक्षक, हम इसको कक्षक भी बोल सकते हैं। तो देखिए कक्ष क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर क्या होता है, आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो जैसे ये है अपना नाभिक है, इसमें क्या है, ये अपन ने देखा तो ये एक कक्षा होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, और बड़ी व्यवस्था बड़े होंगे ना। तो ये आपको बताते हैं क्या है, कक्षा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कक्षा क्या है? तो जैसे देखिए अगर हम सोडियम का परमाणु क्रमांक भरें तो ये ऐसे आएगा, ये आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी एक कक्षा चल रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देख रहे हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये देखिए 1 वाली, फिर मैंने कॉमा लगाया, वहां से दूसरी वाली स्टार्ट हो रही है, फिर जहां मैंने कॉमा लगाया वहां से 3 वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो मतलब ये 1 कक्षा, ये 2 कक्षा और ये 3 कक्षा। अगर आपसे से भरने में पूछा जाता है तो पहले में आप कितने भरोगे? 2। दूसरे में कितने भरोगे? 8 भरोगे। या आप मतलब 8 भर दोगे तो तीसरी कक्षा में कितना बचा? 1। तो ये भर देते हैं। हाँ, यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज ये भी है कि लास्ट की कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति में आपके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आपकी अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये अब उपकक्षा क्या होती है, आप देखते हैं कि हमने तत्वों को S, P, D और F ब्लॉक में बांट रखा है। मतलब ये कि आप 1 में देखें, 1 कक्षा में S बस रहता है। दूसरी में देखते हैं हम, देखिए P तक आया, तीसरी में देखेंगे तो D तक आएगा, और चौथी में देखेंगे तो F तक आएगा। भाई आपको पता होगा कि S में 2 और P में 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये मतलब क्या है, ये आपकी उप कक्षा है और ये आपकी क्या है, ये वाली कक्षा है। ये हमें किसको बता रहा है? आप इसमें पूछोगे कि P में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलोगे दूसरी कक्षा में उप कक्षा P में इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होती है, आपकी कक्षा और उप कक्षा वाली अवधारणा होती है। अब देखिए आप लोगों ने विलयन वगैरह आपने पढ़े होंगे कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ये चीजें भी पढ़े होते हैं। तो विलयन तो लगभग सबको पता होगा कि विलय और विलायक का मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण? आप लिख दोगे कि विलय और विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है, तो आपकी परिभाषा कभी सही नहीं मानी समागी, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द का ही आंसर चलेगा, वो है आपका समागी। अगर समागी शब्द नहीं है तो वो परिभाषा मिश्रण की भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये यौगिक की भी हो सकती है, क्योंकि अंतर तो यही है उसमें एक शब्द का। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है कि उसमें समान जो आपका निश्चित होता है द्रव्यमान, और मिश्रण में निश्चित नहीं होता है। तो आपका जो ये है विलयन है, तो इसमें भी क्या होता है, जो आपका द्रव्यमान के जो आपका कैसा होता है, मिश्रण समागी होता है। मतलब कहने का कि विलय और जो विलायक है वो उसमें इस तरह से घुला होता है कि आप उसमें कहीं भी अंतर नहीं बता सकते। जैसे शरबत होता है तो क्या ऐसा हमें पता चलता है कि ऊपर शरबत में अगर शक्कर घोल दी जाए तो शक्कर में ऊपर शक्कर ज्यादा स्वाद मीठा रहे, नीचे कम रहे, या नीचे ज्यादा रहे या ऊपर ज्यादा रहे? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक समान से उसमें क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इसी चीज को समांगी बोला जाता है। और विषमांगी क्या होता है? विषमांगी का मतलब यह होता है कि कहीं सांद्रता ज्यादा हो और कहीं सांद्रता कम हो, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, विषमांगी बोला जाता है। तो विलयन तो हमने पढ़ लिए कि विलयन में क्या होता है, हमारी जो पदार्थ की प्रकृति समांगी होती है। दूसरा टाइप का आपका जो होता है उसको बोला जाता है कोलाइडी विलयन। ये कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो देखिए कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण विलायक में इस तरह से घुले रहते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मतलब आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे विलयन हो, लेकिन कारण क्या होता है कि उसमें जो विलय के कण है उसका आकार बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण वो हमें लगते तो हैं समांगी, लेकिन वास्तविकता होती है कि मिश्रण विषमांगी होता है। जैसे आप दूध देख लीजिए, तो दूध में मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा कि मतलब कहीं पर मतलब इसकी सांद्रता एक जैसी है कि अलग अलग है? तो मतलब अगर अपन बात देखें तो दूध कोई आपका विलायक नहीं है, वो एक विलयन है। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन, जिसमें विलय के जो कण हैं बहुत ही मतलब सूक्ष्म आकार के होते हैं, जो विलायक में डिसॉल्व होते हैं।
अब देखिए तीसरी जो अवस्था होती है निलंबन होती है। निलंबन में क्या होता है कि इसमें अच्छा एक चीज और होती है कि इसमें क्या होता है कि विलयन में आप कभी भी विलयन को बना के रख दीजिए तो इसका जो आपका विलयन है इसमें आपके जो पदार्थ अलग नहीं होंगे। कहने का मतलब ऐसा कि आप दिन भर के लिए रख देंगे तो ऐसा नहीं कि शक्कर नीचे जम जाए और पानी ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोलैटिक विलयन में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका जो निलंबन होता है ये मतलब तृतीय अवस्था होती है। इसमें विलेप के कण जो विलायक में घोले तो रहते हैं लेकिन वो कब तक, जब तक हम उसको मतलब घोलते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय के बाद जब हम उसको स्थिर रखते हैं तो जो विलेप के कण हैं नीचे बैठ जाते हैं विलायक में। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि हम मिट्टी को उसमें घोलें, आप पानी में घोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जब तक उसका रंग गहरा सा रहेगा, लेकिन रख देंगे तो कुछ समय बाद मिट्टी और उसके जो बालू के कण है वो आपके नीचे बैठ जाएगा। तो जो हमें क्या बताता है कि आपका एक कौन सा विलयन है, जो आपका निलंबन है। तो ये आपके तीनों चीजें थी। अब आप देखते हैं एक आपने नाम सुना होगा 12वीं में टिंडल प्रभाव। यस सर। टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा, ब्राउनी गति भी पढ़ा होगा। तो ये शब्द क्या होते हैं, देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोलैटिक विलयन में क्या होता है कि आपको जो विलेय के जो कण हैं विलायक में क्या है, घुले हैं, लगता समांगी है लेकिन वास्तविकता क्या है, विषमांगी है। तो उसमें क्या होता है कि वो किरणों को क्या कर देता है, जब उससे अपन प्रकाश किरणें को भेजते हैं तो उसमें जो विलेय के कण हैं वो अपना प्रकाश में कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन उसमें कण पूरी तरह से घोले नहीं है। इस वजह से वो क्या करेंगे, प्रकाश को परावर्तित करेंगे, परावर्तन करेंगे तो हमें वो चमकदार दिखाई देंगे। तो मतलब वो इतना जो प्रकाश है हमें कैसा दिखाई देगा, चमकदार दिखाई देगा। इस वजह से ही मतलब हम इसको क्या बोला जाता है, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब उन्होंने देखा, ब्राउनी ने जब इसका अध्ययन किया कोलैटिक विलयनों का, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो इसके कण होते हैं कभी स्थिर नहीं होते, मतलब हमेशा गति करते रहते हैं।